हेलो बच्चों, मैं जय सिद्दीकी आप सभी का द मंथन पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास 12 की रसायन विज्ञान की क्लास होगी। आज हम रसायन क्लास 12 के रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में देखेंगे और थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्लास 12 में रसायन विज्ञान में क्या क्या है। ठीक, तो अगर क्लास 12 की रसायन विज्ञान की बात करता हूँ हम लोग तो एनसीईआरटी बुक्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें सिलेबस में आपका दे रहा है। अगर एनसीईआरटी बुक हम लोग देखते हैं तो जो आपका पहला पार्ट जो रसायन विज्ञान का है तो वो दो पार्ट में बांटा जाता है। जो पहला वाला उसमें दे रहा है आपको विलयन दे रहा है, वैद्युत रसायन दे रहा है, रासायनिक बलगति दे रहा है, डी एवं एफ ब्लॉक दे रहा है और आपको उप संयोजन यौगिक दे रहा है। ये तो आपके पहले वाले पार्ट की बात हो गई। और अगर हम दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, दूसरे वाले पार्ट में क्या दे रहा है हमको? हेलोएल्केन और हेलोएरीन, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और क्या दे रहा है आपको? जैव अणु दे रहा है। तो यहाँ से बढ़िया हम क्या करते हैं, पहले हम इन लोगों को देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की बात करते हैं हम लोग, तो आप जानते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, किसी पदार्थ के गुण, उनके संगठन अर्थात कंपोजिशन और उनमें होने वाली जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनको, इन सब का अध्ययन हम कहाँ से करते हैं? इन सब का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा से करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। आप कैसे बताएंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण एवं उनकी संरचना और उनके संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान को मैं आपको क्लास 12 में 3 पार्ट में करके बताऊंगा। ठीक, 3 पार्ट में क्या करके कैसे बताऊंगा? एक बताऊंगा आपको कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरा बताऊंगा आपको अकार्बनिक रसायन, और तीसरा क्या बताया जाएगा आपको? तीसरा बताऊंगा आपको भौतिक रसायन। समझ आ रही है क्या क्या रहेगा आपका? इधर आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये क्या हो जाएगा आपका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये हो जाएगा आपका फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो जो आपकी चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में वो आपको रसायन विज्ञान को 2 ही भाग में दिया है बांटकर, लेकिन यहाँ पर हम आपको रसायन विज्ञान में कितने भाग में बात बताएंगे? आपको रसायन भाग विज्ञान को हम 3 पार्ट में बनाकर बताएंगे, क्योंकि ऐसे करने पर पढ़ने और पढ़ाने दोनों में क्या होता है? बहुत ही आसानी होती है। ठीक, तो अगर बात करते हैं कार्बनिक रसायन की हम लोग, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सब सही लग रहा है कौन सी केमिस्ट्री? कार्बनिक, अर्थात इसमें हम उनका अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिक होंगे। अर्थात आप कार्बनिक यौगिक के बारे में आप जानते हैं, कार्बनिक यौगिक किसे कहा जाता है? पहले तो जो बहुत प्राचीन समय में कार्बनिक यौगिक की परिभाषा दी जाती थी सजीवों से, वैज्ञानिक बर्जीलियस जो थे वो क्या बताए थे कि ऐसे यौगिक जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, भी सजीवों से ही बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन बाद में उनके एक शिष्य आए जिनका नाम होलर था, वो क्या किए? उन्होंने इनकी ही परिकल्पना को, अपने गुरु की परिकल्पना को क्या करते हैं? गलत सिद्ध कर देते हैं। वो कैसे? वो अमोनियम साइनेट का प्रयोग करते हैं और अमोनियम साइनेट से वो यूरिया का निर्माण करते हैं, और यूरिया जो होती है प्रयोगशाला में बनने वाली पहली कार्बनिक यौगिक होती है। तो वो चट्टान अर्थात निर्जीवों से क्या बना लिए? कार्बनिक अर्थात सजीव बना लिए। जबकि बर्जीलियस कहते थे कि जो सजीव जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सिर्फ कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सजीवों से। लेकिन होलर ने क्या किया? होलर ने निर्जीवों से भी कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर लिया, जिससे बर्जीलियस की परिकल्पना क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। तो बाद में परिभाषा क्या बनती है कि ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं? कार्बन से निर्मित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन क्या होगा? उपस्थित होगा। ठीक, तो कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका क्या होगा? पहला वाला आपका हो जाएगा
पहला आपका है हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन, हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन। दूसरा चैप्टर आपका होता है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। ये बहुत शार्ट में नहीं है। एल्कोहल में दो पार्ट बनेगा, एक एलिफेटिक एल्कोहल और एक क्या बनेगा, एरोमेटिक एल्कोहल। फिर एक आ जाएगा फिनाल में, फिनाल में तो आप मान लीजिए फिनाल ही पढ़ेंगे, लेकिन ईथर की बात करूंगा तो ईथर में हो जाएगा एलिफेटिक और एरोमेटिक, और एरोमेटिक में भी दो प्रकार हो जाएंगे, एक एलिफेटिक एरोमेटिक और एक डाई एरोमेटिक। बात समझ आ रही है? आगे क्या होता है, अगला चैप्टर आपका है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका है। बस में नहीं। और अगला होता है आपका एमीन। क्या होता है, एमीन। एलिफेटिक भी होगा एरोमेटिक भी होगा, एल्डिहाइड भी एलिफेटिक एरोमेटिक, कीटोन भी एलिफेटिक एरोमेटिक और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी सब एलिफेटिक और एरोमेटिक चलेंगे। और अगला जो आपका चैप्टर इसमें होता है ये होता है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। चाहो तो आप इसको भी रासायन विज्ञान का एक अलग पार्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ऑर्गेनिक में ही दिया है जैव अणु। तो जैव अणु में आपको कई चीजें पढ़नी है। जैव अणु में जैसे हमको क्या क्या पढ़ना है, जैव अणु में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, ये सब जैव अणु में ही पढ़ना है। विटामिन के बाद क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, और भी पढ़ना होता है इसमें। न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक। और आपका आ जाता है बहुलक आ जाता है। बात समझ रही? ये सब के सब कहाँ पढ़ना है हमको, ये सब के सब हमको पढ़ना है कार्बनिक रसायन में पढ़ना है। हाइलोएल्केन, हाइलोएरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन और जैव अणु। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और ये बहुलक वगैरह सब हमको कहाँ पढ़ने हैं, सब के सब ये पढ़ने हैं आपको जैव अणु में, ठीक। अगली बात आती है हमारी, ऑर्गेनिक हो गया। अब हम अकार्बनिक की बात करते हैं। अगर हम अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो इसमें अकार्बनिक रसायन बहुत बड़ा चैप्टर था, इसका सिलेबस जो था वो अकार्बनिक रसायन का काफी बड़ा था, लेकिन अब क्या हो गया है, कम कर दिया गया है। पहले इसमें आपको मेटोलॉजी थी, आपकी मेटोलॉजी में क्या पढ़ना रहता था आपको, मेटोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे निष्कर्षण के बारे में पढ़ते थे, निष्कर्षण के बारे में पढ़ना होता था। और पी ब्लॉक भी रहता था इसमें, पी ब्लॉक के दो चैप्टर थर्ड ए और फोर्थ ए ये आपके 11th में थे, लेकिन फिफ्थ से सिक्स से सेवन जो थे ये कहाँ थे आपके, ये सब के सब आपके 12th में होते थे। लेकिन अभी एनसीईआरटी बुक की बुक में मैं देख रहा था, तो एनसीईआरटी की बुक में आपका पी ब्लॉक में से फिफ्थ से सिक्स से और ये जो फिफ्थ ए था आपका नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हाइड्रोजन परिवार और शून्य वर्ग, ये हटा दिया गया है। लेकिन आप अभी तो क्या कहते हैं, इसमें जो आपको दे रहा है सिलेबस में, वो आपको दे रहा है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दे रहा है। क्या क्या दे रहा है, डी व एफ ब्लॉक दे रहा है। और अगला आपका दे रहा है एक और बस, उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहा है। बात समझ आ रही है? पहले आपका सिलेबस ज्यादा बड़ा होता था, लेकिन अब सिलेबस क्या कर दिया गया है, अब सिलेबस आपका कम कर दिया गया है, ठीक। पहले इसमें और क्या क्या इंक्लूड था आपका, पहले इसमें आप ये बता सकते हैं कि पहले आपका यहाँ पर जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में आप जानते हैं 6 ग्रुप वो ऊपर में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है और सेवन है, और क्या होता है शून्य वर्ग, ये पाए जाते हैं इतने।
तो थर्ड ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाता है बोरान परिवार का, ये कार्बन परिवार का, और यहां से रहता था नाइट्रोजन से, और ये ऑक्सीजन से, और ये फ्लोरीन से, और ये क्या होता था हीलियम से। इसे हम लोग क्या बोलते थे, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, और इसे क्या बोलते थे हम लोग, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार। और ये क्या होता था आपका, ये वाला होता था हाइड्रोजन परिवार, और ये वाला होता था शून्य वर्ग। लेकिन अब आपको सिर्फ क्या दे रहा है, सिर्फ आपको दो ही चैप्टर पढ़ने हैं अकार्बनिक में। कौन कौन से पढ़ने हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ना है। बाकी आपके एनसीईआरटी की बुक में और कुछ दे नहीं रहा। अगर आप देखिए तो एनसीईआरटी की बुक में अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या दे रहा है हमको, इनऑर्गेनिक में हमको क्या दे रहा है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दे रहा है आपका, और डी और एफ ब्लॉक के साथ साथ और क्या दे रहा है आपको, ये उप संयोजन यौगिक दे रहा है। आपको दो चैप्टर यहाँ पर दे रहे हैं बस, ठीक। बाकी फिजिकल में आपको 3 दे रहा है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं भौतिक रसायन की बात करते हैं। भौतिक रसायन की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने से, मात्र 3 चैप्टर पढ़ने हैं बस आपको। कौन कौन से तीनों चैप्टर आपके हैं, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगति, ठीक। कौन कौन से पढ़ने हैं हमको, हमको जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, विलयन, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो आपका होगा वैद्युत रसायन, ठीक। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़नी है आपको। और अगला जो आपका होता है रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति, ये पढ़ना है आपको। तो यही 3 चैप्टर आपको कहाँ पढ़ने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पर। लेकिन ये फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है ये थोड़ा टफ होता है। टफ क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, सवालें ज्यादा आती हैं आपकी, और थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है। बात समझ आ रही है। तो आपको भौतिक रसायन में क्या हो जाएंगे, 3 चैप्टर विलयन पढ़ने हैं, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगति, और आपको सबसे कम कहाँ पढ़ना है, अकादमिक पढ़ना है, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और उप संयोजन यौगिक पढ़ना है। अगर दिखता है कि अगर हमको मिल जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिख जाए कि पी ब्लॉक में क्या कर रहा है, कि पी ब्लॉक में अगर कुछ और भी बढ़ जाता है, मान लीजिए पी ब्लॉक में अगर बढ़ जाता है, तो पी ब्लॉक अगर चैप्टर कुछ बढ़ेंगे, कौन कौन से बढ़ेंगे आपके, आपके सिर्फ 2 वर्गों को कम कर देंगे, बाकी सब आपको हो जाएंगे। अगर पी ब्लॉक में और बढ़ते हैं तो क्या क्या बढ़ेंगे, आपका आ जाएगा नाइट्रोजन परिवार, और ऑक्सीजन परिवार, और अगला हो जाएगा हाइड्रोजन परिवार, और आपका एक हो जाएगा अक्रिय गैस, ठीक। ये आपके 4 होते हैं, कहाँ क्या जाएंगे, ये चारों के चारों हो जाएंगे आपके पी ब्लॉक के। बात समझ आ रही है। अगर बढ़ते हैं तो, नहीं तो फिर आपको पी ब्लॉक में सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं हमको, एक आपका हो जाएगा डी एवं एफ ब्लॉक, और अगला हो जाएगा आपका उप संयोजन यौगिक। बस इन्हीं 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम लोग ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक में हम पहला चैप्टर क्या आ जाते हैं, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। पहले हम लोग बात करेंगे हैलो एल्केन के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग हैलो एरीन के बारे में, ठीक है। तो पहली बात चर्चा करते हैं हम लोग किसमें, हैलो एल्केन में बात करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग हैलो एल्केन। तो आपको शब्द से लग रहा है, शब्द से क्या लग रहा है कि हाइलो है और प्लस क्या है आपका एल्केन है। तो 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, किससे किससे मिलकर बन रहा है, हाइलो से, और प्लस किससे बन रहा है, एल्केन से,
ठीक, तो हम लोग पहले चर्चा किस पे करेंगे, पहले चर्चा हम लोग करेंगे हैलो पर, फिर चर्चा करेंगे एल्केन की। जब हम हैलो और एल्केन दोनों जान जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हैलो एल्केन क्या होता है। बात समझ आ रही है? तो आइए देखते हैं हैलो क्या होता है। हैलो को अगर हम पूरे तरीके से लिखें, सही तरीके से लिखें, तो हैलो को कैसे लिखते हैं हम लोग, हैलो को हम लोग लिखते हैं हैलोजन। क्या लिखते हैं, हैलोजन लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि हैलोजन किसे कहा जाता है, हैलोजन होता है हैलोस प्लस जेन्स। क्या होता है, हैलोस प्लस जेन्स, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है समुद्री लवण, समुद्री लवण उत्पन्न करने वाले, उत्पन्न करने वाले तत्व, समुद्री लवण उत्पन्न करने वाले तत्व, अर्थात ऐसे तत्व जिनसे समुद्री लवण क्या होता है, निर्माण होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। तो ये कितने तत्व पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके 4 तत्व। कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। और इन सबको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, इन लोगों को हम लोग लिख देते हैं यक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं इन्हें, इन्हें हम लोग लिखते हैं यक्स लिखते हैं। ठीक, तो चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कहें और चाहे इन्हें हम क्या कहें, चाहे इन्हें हम ऐसे बराबर में क्या लेते हैं यक्स। अगर यक्स लिख दिया, यक्स का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और क्लोरीन और आयोडीन ये सब के सब हो सकते हैं। ये चारों तत्व क्या कहलाते हैं, आपके हैलोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इसमें एक और तत्व आता है, तत्व आता है स्टैटिन, लेकिन जो वो स्टैटिन होता है उसे हम हैलोजन परिवार का तत्व रखा जाता है तो हैलोजन परिवार के ही तत्व में, और लेकिन उसे हम हैलोजन नहीं कहते हैं, क्योंकि जो 7A उपवर्ग आपका बनता है तो 7A में कौन कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। यही ऊपर हाइड्रोजन भी रखा हुआ है। आप लोग 11वीं क्लास से पढ़े होंगे, हाइड्रोजन जो तत्व है वो 2 स्थानों पर रखा गया है, वो फर्स्ट ए में भी रखा गया है और 7A में भी रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये एक आवर्त सारणी का अपवाद है। आवर्त सारणी के अपवाद में ये कहा गया है कि हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो अनिश्चित है। सबको तो एक स्थानों पर रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसको कहा कितने स्थानों पर रखा गया है, 2 स्थानों पर। एक फर्स्ट ए में रखा गया है और एक कहाँ रखा गया है, 7A में। फर्स्ट ए में वो क्षारीय धातु के जैसा व्यवहार करता है, इसलिए उसे हम फर्स्ट ए में रखे हैं, और 7A में हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन की भांति व्यवहार करता है, इसलिए हम कहाँ रखे हैं, 7A में भी रखे। तो सबसे ऊपर यहाँ हाइड्रोजन ही पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात सिर्फ हाइड्रोजन ही करते हैं तो हाइड्रोजन यही प्रथम 4 तत्व ही क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन कहलाते हैं। बस में ये क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। आप जानते हैं कि जब हम आईयूपीएससी पढ़ते हैं तो आईयूपीएससी में एक हम लोग पढ़ते हैं पूर्व लग्नक और एक पढ़ते हैं हम लोग अनुलग्नक, सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो पूर्व लग्नक क्या होता है, जो आपके मूल शब्द से क्या होता है, पहले लगता है, और अनुलग्नक क्या होता है, जो मूल शब्द के बाद लगता है। तो जो ये हैलोजन आपका होता है, ये जो हैलोजन शब्द है, ये जो हैलोजन यक्स लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब इसे हम लोग अनुलग्नक लिखते हैं, अनुलग्नक के रूप में, तो अनुलग्नक के रूप में इसे हम लोग पढ़ते हैं हाइलाइट। क्या पढ़ते हैं, हाइलाइट पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं पूर्व लग्नक की, अगर हम लोग पूर्व लग्नक लिखते हैं क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हाइलो। क्या पढ़ते हैं, हाइलो। अब इसे नाम देखिए, हाइलोजन से तो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हुआ, लेकिन अगर ये कहीं पर बाद में पढ़े जाए, मूल शब्द के बाद में, तो मूल शब्द के बाद में पढ़े जाएंगे तो क्या पढ़े जाएंगे, हाइलाइट। हाइलाइट में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये मूल शब्द से पहले कहीं पर लिखे जाएंगे, इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, हाइलो। और हाइलो में कैसे पढ़ेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो पढ़ा जाएगा। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। जैसे एग्जांपल कर दूं मैं CH3Cl, CH3Cl, तो CH3Cl करेंगे तो ये अगर इसको पहले पढ़ते तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक, और ये Cl क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि हमने Cl कैसे पढ़ा है, Cl को हमने अनुलग्नक के रूप पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पहले पढ़ना हो तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, आईयूपीएसी नाम से पढ़ा जाएगा, क्लोरो, क्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, क्लोरो मेथेन। तो क्लोराइड कब पढ़ना है और क्लोरो कब पढ़ना है। जब हमको अनुलग्नक के रूप पढ़ना है तो हम लोग हाइलाइट पढ़ेंगे, लेकिन जब हमको पूर्व लग्नक के रूप में पढ़ना तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्व लग्नक में हम लोग पढ़ेंगे हाइलो पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है, ये हो जाएगा हाइलोजन की बात हो जाएगी।
हेलोजन का आप लोग क्या समझे, हेलोजन का मतलब होता है हेलोस प्लस जेस, ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, समुद्री लवण को उत्पन्न करते हैं, समुद्री लवण पैदा करने वाले तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। हेलोजन को आप दो फॉर्म में पढ़ सकते हैं, एक अनुलग्नक के रूप में और एक पूर्व लग्नक के रूप में। जब अनुलग्नक के रूप पढ़ते हैं तो हम हाईलाइट पढ़ते हैं, और जब हम पूर्व लग्नक के रूप पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूर्व लग्नक में हम लोग पढ़ लेते हैं इसको हाइलो के फॉर्म में पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, एल्केन की बात करते हैं। ठीक, अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। जब हम हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर लेंगे तो हम एल्केन भी समझ लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन की चर्चा करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, एल्कीन हटाकर पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन देखते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन ठीक, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावा कोई और दूसरा तत्व आपको नजर नहीं आएगा। अगर कोई और दूसरा तत्व नजर आ गया, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा, तो वो आपका कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, लेकिन वो आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। बात समझ आ रही है। हाइड्रोकार्बन के लिए क्या बताएंगे आप, हाइड्रोकार्बन के लिए सिर्फ आप ये बताएंगे कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, कार्बन। इसके अलावा कोई भी तीसरा तत्व उसमें पाया नहीं जाएगा। तो ऐसे यौगिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, अर्थात सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है, होते दो प्रकार के, एलिफैटिक और एरोमेटिक, लेकिन मैं सिर्फ एलिफैटिक की बात करूंगा, एरोमेटिक की बात हम अपनी हेलो एरिन वाले क्लास में करेंगे। बात समझ आ रही है। यहाँ आप इसे किसी करते हैं एलिफैटिक की, तो ये एक हो जाएगा एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एक और बोलते हैं, एक नाम इसका और होता है खुली श्रृंखला, ठीक, खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। और यहां पर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक या बंद श्रृंखला। हमको एरोमेटिक को हाइलो एरिन वाले पढ़ेंगे, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिफैटिक के बारे में पढ़ेंगे। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, एलिफैटिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन की श्रृंखला कैसी होगी, खुली होगी। इसे मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, खुली श्रृंखला के कार्बनिक सॉरी हाइड्रोकार्बन, जिसे कार्बन बंद नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखा जाए अगर, जैसे मान लो मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मान लो मेरे पास है C4H10 है, ये कैसे लिखा जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये CH3, कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, खुली श्रृंखला कहलाएगा। कहीं पर श्रृंखला आपको बंद नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसे बंद करना चाहूँ, तो अगर ये बंद करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, देखिए 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, CH2 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 और ये CH2, श्रृंखला देखिए बंद हो गई। ये CH2 CH2 श्रृंखला क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो क्या कहलाएगा, बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। बात समझ आ रही। कुछ को एलिफैटिक बोलते हैं और कुछ को एलिसाइक्लिक बोलते हैं। ये सारे अंतर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। आगे जाते हैं एलिफैटिक में। एलिफैटिक में जो प्रकार होते हैं, एलिफैटिक के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं एलिफैटिक के, एलिफैटिक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर पहला पार्ट क्या होता है, संतृप्त, और दूसरा क्या हो जाता है आपका, असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या हो जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो पहला पार्ट आपको क्या जाता है, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप क्या देख रहे हैं, शब्द से लग रहा है कि एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो एलिफैटिक का मतलब क्या होगा, श्रृंखला खुली होगी। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा श्रृंखला कैसी होगी, श्रृंखला खुली होगी। और इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन और क्या होंगे, कार्बन होंगे। अब बात आती है संतृप्त की। तो संतृप्त का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि जब परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p2 हो जाता है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण उसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, उसकी संयोजकता 4 हो जाती है। जो चारों संयोजकता होती है इसको वो करना कितना रहता है, अष्टक पूरा करना रहता है। अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन के बाह्यतम कोष में आपको 8 इलेक्ट्रॉन करना होता है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कार्बन क्या करेगा, संयोग करेगा इस तत्व से। जब ये संयोग करता है तो यहाँ पर संयोग करते समय विशेष ध्यान देना होता है कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट हो रही है, अगर वो उसका अष्टक पूरा हो रहा है और जो उसकी चारों संयोजकता वो किससे जुड़ रही है, एकल बंध से जुड़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त कहलाएगा। और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगी तो क्या कहलाएगा, आपका असंतृप्त कहलाएगा। यहाँ पर जो कार्बन की संयोजकता होती है वो किससे जुड़ती है, वो एकल बंध से। किससे, एकल बंध द्वारा। बात समझ रही है, किससे जुड़ेगी, एकल बंध द्वारा। तो आप क्या बताएंगे एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला के होंगे जिसमें सिर्फ और हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाएंगे, और जो कार्बन होगा वह एकल बंध द्वारा क्या होगा, अपनी वैलेंसी संयोजकता को संतुष्ट कर रहा होगा। संयोजकता जानते हैं ना, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता भी कहा जाता है। अर्थात संयोग करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। ठीक, तो एकल बंध के बारे में समझ में आया आपको। एकल बंध से अगर जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही आता है, वो कौन आता है, वो एल्केन आता है। कौन आता है, एल्केन आता है। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपको याद करना है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहां n बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है। n बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है। बात समझ आ रही है? अगला पॉइंट आपका जाता है कि असंतृप्त एलिफैटिक होगा। एलिफैटिक के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन की जो संयोजकता होती है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त कहते हैं। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या कहा जाता है, एल्काइन। एल्कीन का जो फार्मूला होता है ये होता है CnH2n, लेकिन जो एल्काइन का फार्मूला होता है ये होता है CnH2n-2। CnH2n-2, दोनों में n बराबर क्या माना जाएगा, कार्बन की संख्या। बस में आ रही है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं सबका बारी बारी से, अगर हम एल्केन का एग्जाम्पल करते हैं तो एल्केन का फार्मूला मैंने बताया कि CnH2n+2। तो अगर हम यहां पर n बराबर 1 मानते हैं तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा। अगर n बराबर 2 मानते हैं तो क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। 2 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा। n बराबर अगर 3 मानते हैं तो क्या बनेगा, C3 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। बात समझ रही है। और ये एल्केन है। एक आपको नंबर बता दें, आपको 10 तक नंबर याद होना चाहिए। जब n बराबर क्या होता है और IUPAC नेम क्या होता है, 1 होता है तो क्या पढ़ते हैं, मेथ। 2 होता है तो क्या पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं।
3 होता है तो क्या पढ़ते हैं? प्रोप। 4 होता है तो क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। 5 के लिए क्या पढ़ते हैं? पेंट। 6 के लिए क्या पढ़ते हैं? हेक्स। 6 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? 6 के लिए हम लोग पढ़ते हैं हेक्स पढ़ते हैं। और 7 के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? हिप। और 8 के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? आप। और 9 के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? डॉन पढ़ते हैं। नोनेन जैसे होता है ना, नोनीन। ठीक। और 10 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिक पढ़ते हैं। बस करिए, तो आपको 10 तक याद होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नोन और डिक। बात समझ आ रही है? ये हो जाएगा। अब हमारे पास एल्केन मैंने पढ़ा है, एन बराबर मैंने कितना लिया? 1। तो यहाँ एन बराबर 1 में क्या होता है आप देख रहे होंगे? एन बराबर 1 में क्या हो रहा है? एन बराबर 1 में आप देख रहे होंगे तो एन बराबर 1 अगर होगा तो क्या मिलेगा आपको? मेथ मिलेगा। एन बराबर 1 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? नाम में पढ़ते हैं मेथ। लेकिन किसका फार्मूला पढ़ रहे हैं? एल्केन का। इसका जो अनुलग्नक है वो एन है, तो मेथ में एन लगाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 के लिए हम लोग एथ पढ़ते हैं तो नाम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। 3 के लिए अगर हम लोग प्रोप पढ़ते हैं तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, आर्कटेन, नोनेन और डेकेन पढ़ लेते हैं। बात समझ आ रही है? अब अगला आपका जाता है एल्कीन की बात करता हूं। अगर हम लोग एल्कीन की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। फार्मूला क्या होता है आपका एल्कीन का? CnH2n हो जाता है। अब CnH2n में n बराबर 1 नहीं मानते, यही तो यहाँ पर विशेष होता है। n बराबर 1 नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को दिखाना है हमको तो कम से कम कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? कम से कम 2 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा। 1 कार्बन में आप डबल बॉन्ड कहां दिखाएंगे? क्या हाइड्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है? सिर्फ एक ही से साझा कर सकता है। और डबल बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन आप कितने साझा करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। जब कोई परमाणु, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसलिए हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कौन बनाता है? कार्बन कार्बन बनाता है। और अगर कार्बन कार्बन बना रहा है डबल और ट्रिपल, तो कम से कम स्टार्टिंग में हमको कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? कम से कम हमको कार्बन लेने पड़ेंगे, 2 कार्बन लेने पड़ेंगे, चाहे एल्कीन की बात करूं चाहे एल्काइन की बात करूं। इसीलिए जो इसका पहला सदस्य होता है वो पहला सदस्य क्या होता है? पहला सदस्य n बराबर 1 ना होकर n बराबर क्या मानते हैं हम लोग? 2 मानते हैं। n बराबर 2 ले लेंगे। जब n बराबर 2 ले लेंगे तो नाम क्या पढ़ेंगे? फार्मूला क्या बनेगा? C2H4 बन जाएगा। n बराबर 3 लेते हैं तो क्या बन जाएगा? C3, 3 दूनी 6 बन जाएगा। और अगर n बराबर 4 लेते हैं तो क्या बन जाएगा? C4H8 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब अगर यहां पर देखिए n बराबर अगर 2 लेते हैं तो n बराबर 2 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। अगर हमने एथ पढ़ा, इसका नाम तो पहले एथ लिख देते हैं, लेकिन अवलग्नक क्या दिख रहा है? इन, तो नाम क्या हो जाएगा? एथीन। 3 के लिए क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं, तो नाम तुम्हें प्रोप तो लगाऊंगा ही, लेकिन अवलग्नक इन तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे हम लोग देखते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। यहां भी हमको n बराबर कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? C2, और ये 2 दूनी 4 बनेगा, लेकिन 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। n बराबर अगर 3 मानता हूं तो क्या होगा? C3, लेकिन 3 दूनी 6 होगा, 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? H4 हो जाएगा। बात में आ रही है? तो अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? 2 के लिए हम लोग पढ़ते हैं एथ। क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। लेकिन अगर एथ पढ़ेंगे और ये फार्मूला है एल्काइन का, तो आइन आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ऐसे ही क्या पढ़ेंगे? ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, आर्कटाइन, नोनाइन और डेकाइन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब हम फिर चर्चा करते हैं एल्केन की बात करते हैं। ठीक। तो एल्केन का मैंने फार्मूला आपको बता दिया कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 हो जाता है। ठीक। यहाँ एक बात आपको विशेष और समझनी है कि जब एल्केन में से एक H कम करते हैं, एक H क्या कर दिया जाए? एक H कम। एक H कम करने पर वो बन जाता है एल्किन।
क्या बन जाता है, एल्किल बन जाता है। और एल्किल का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 होता है। इस एल्किल को हम लोग रूट वर्ड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। तो R बराबर क्या हो जाता है, चाहे R बराबर एल्किल कहिए चाहे फार्मूला लिख दीजिए CnH2n+1। ये एल्किल कब बनता है, जब एल्केन में से एक H निकलता है तब बनता है। बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। अब अगर एल्केन कोई एग्जांपल ले लिया जाए, कोई भी एग्जांपल एल्केन का ले लिया जाए, मैंने ले लिया n बराबर 1 से CH4 ले लिया, ठीक, और मैंने कोई भी हेलोजन ले लिया, तो हेलोजन में क्या ले लिया मैंने, एक ले लिया Cl2 ले लिया, बस मेरी। अब इन दोनों से क्रिया कराऊंगा, जब रिएक्शन कराऊंगा तो आप लोगों ने देखा होगा एक हाई स्कूल में एक रासायनिक अपक्रियाओं वाला चैप्टर है, उसमें है डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विप्रतिस्थापन या अपक्रिया जो होती है, द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, एक परमाणु इसका जाकर यहाँ प्रतिस्थापित करेगा और अगला वाला जाकर इसको यहाँ करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 प्लस Cl। फिर CH3 Cl को यहां लाएंगे और फिर Cl2 से क्रिया कराएंगे, तो क्या बन जाएगा CH2 Cl2 प्लस Cl। हर बार देख ले स्थापित कर रहा होगा, फिर यहाँ पर आपका CH2 Cl2 आ जाएगा, फिर से Cl2 से क्रिया होगा, ये क्या हो जाएगा Cl3 और प्लस क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। और अगला आ जाता है आपका CHCl3 प्लस Cl2, तो क्या बनाते हैं Cl4 और प्लस HCl बना देते हैं। बात समझ आ रही है, ये एल्केन और ये क्या हुआ हाइलोजन, ठीक। एल्केन और हाइलोजन से जो उत्पन्न यौगिक होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कहते हैं। ये जो सारे यौगिक हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये सब के सब कहलाएंगे आपके हाइलो एल्केन। ये भी हाइलो एल्केन, ये भी हाइलो एल्केन, ये भी हाइलो एल्केन और ये भी हाइलो एल्केन। तो परिभाषा क्या बताएंगे आप, परिभाषा आप ये बता देंगे हाइलो एल्केन की कि एल्केन और हाइलोजन से व्युत्पन्न अर्थात उत्पन्न यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कहते हैं। ऐसे यौगिक जो सिर्फ हाइलोजन और एल्केन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कहते हैं। आपके ये सब के सब क्या कहलाएंगे, हाइलो एल्केन। लेकिन इसका अगर नाम बोलते हैं तो ये हो जाता है मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न। क्या हो जाता है, मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न। क्या होगा ये आपका मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न। ये क्या होता है डाई हाइलोजन। डाई हाइलोजन भी दो प्रकार का होता है, एक जेमिनल और एक विसिनल। डाई हाइलोजन व्युत्पन्न। और ये वाला आपका हो जाता है ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न। और ये वाला आपका हो जाता है टेट्रा हाइलोजन व्युत्पन्न। टेट्रा हाइलोजन व्युत्पन्न। लेकिन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, सबको हम लोग हाइलो एल्केन बोलते हैं। इन्हें भी हाइलो एल्केन, इन्हें भी हाइलो एल्केन, इन्हें भी सबको। क्यों, क्योंकि ये देखेंगे तो आप लोग हाइलोजन और एल्केन दिखेगा, हाइलोजन और एल्केन दिखेगा। ऐसे ही कोई भी एल्केन ले सकते हैं, एथेन ले सकते हैं, प्रोपेन ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं, या कोई भी एल्केन लीजिए आप, किसी भी एल्केन से आप हाइलो एल्केन बना सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब इनको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न के बारे में, फिर बताएंगे आपको डाई हाइलोजन व्युत्पन्न के बारे में, उससे चर्चा करेंगे हम लोग ट्राई हाइलोजन और फिर करेंगे टेट्रा। वो देखने पर आसान लग रहा है कि हाइलो एल्केन बहुत छोटा टॉपिक है, अभी हाइलो एल्केन बहुत देर दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर आपका हाइलो एरीन आ जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।